हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी हैं, जिनमें हमने अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया, उसमें हम किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या। किसी भी सिस्टम का किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अवेलेबल होना। अब जब यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन को या किसी भी सिस्टम को, तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है 100% श्योर करना और हर टाइम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल बनाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता क्लाइंट एंड पे, या यूज़र ऐसा नहीं चाह रहा होता कि कोई भी उसका जो रिक्वायर्ड सिस्टम है वो किसी भी लम्हे, चाहे वो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड हो, नैनो सेकेंड्स में ही क्यों ना हो, कि वो अनअवेलेबल रहे। बट इट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डाउन टाइम। Everyone expects their infrastructure to be available all the time, but it is not possible for all the times. चाहे वो डाउन टाइम बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी आ ही जाता है। ये एक ओवरव्यू है डायग्राम की शक्ल में, जो भी हमने अब तक जितनी पहले चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट होती है, प्लेटफॉर्म है, फंक्शनल मैनेजमेंट है, उन पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो एप्लीकेशंस के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और एप्लीकेशंस किसी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे रन की जाती हैं जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स एंड यूजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर्स हैं जो मेन कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए अहम तरीन जो 3 बेसिक चाहिए होती हैं, वो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी हैं। जिसमें से हम सबसे पहले अवेलेबिलिटी को देखते हैं कि इसको कैलकुलेट किया जाना कैसे मुमकिन है या नहीं। अवेलेबिलिटी कैन नाइदर बी कैलकुलेटेड नॉर गारंटेड upfront. It can only be reported on afterwards when a system has run for some years. ऐसा होता है कि हम बहुत अरसा जब एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौरान जब हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं उस एप्लीकेशन को यूज़ करने का, उससे हम ये लर्न कर लेते हैं कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एप्लीकेशन को की अवेलेबिलिटी को कम कर रहे हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। Over the years, much knowledge and experience is gained on how to design high available systems. कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं, उनमें है failover, redundancy, structured programming, avoiding single points of failure और implementing systems management. Availability of a system is usually expressed as a percentage of uptime in a given time period, usually 1 year or 1 month. यानी उस 1 साल के कम से कम दौरानिये में, या अगर आपके पास बहुत जल्दी आपको कैलकुलेशन करने की थी कि ये सिस्टम कितनी देर तक अवेलेबल रहता है, तो आप मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो 1 मंथ सेट कर लें। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी गुड टाइम टू कैलकुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। मिनिमम जो है वो 1 ईयर होना चाहिए, बट इन सम केसेस वी कैन use 1 month time period for the estimation. Example for downtime expressed as a percentage per year. ये कुछ examples आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं जो टेबल की शक्ल में नज़र आ रहा है कि जी कोई सिस्टम है जो 99.8% अवेलेबल रहता है, उसका डाउन टाइम पर ईयर 17.5 आवर्स है, डाउन टाइम पर मंथ 86.2 मिनट्स है, एक घंटे में 60 मिनट्स हैं, और पूरे मंथ में अगर 86.2 मिनट्स वो डाउन टाइम रह रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा डाउन टाइम ये बहुत ज़्यादा नहीं है एट द डेवलपर्स एंड। ठीक है, बनाने वाले के लिए ये एक माइनर सा डाउन टाइम है, लेकिन
वो यूजर्स जो उस डाउन टाइम पीरियड के दौरान इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या यूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि उनको सिस्टम अवेलेबल नहीं हुआ। अब पर्सपेक्टिव डिफरेंट है यूजर्स का। अगर हमारे क्लाइंट या यूजर्स को वो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड पे सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि उसकी वर्थ नहीं है। ट्रेड की बेस पे चीजें चल रही होती हैं दुनिया में। डेवलपर ने बनाया उसका सिस्टम उस यूजर को जिसको उस डाउन टाइम के पीरियड के दौरान वो चाहिए था नहीं मिला, तो वो नेगेटिव रिव्यूज देगा। जब वो नेगेटिव रिव्यूज देगा, इट मीन्स कि वो उसको आइंदा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगा आपकी एप्लीकेशन को, तो ट्रेड किस बेस पे होगी? इट मीन्स कि अवेलेबिलिटी इज अ टू मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसी तरह से कुछ और सिस्टम्स की इस टेबल में एस्टिमेशंस दी गई हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब। यहाँ पे हमें अप टाइम जो रिक्वायर है वो ऑलमोस्ट 99.999% अवेलेबिलिटी रिक्वायर होती है, but for one component higher availability levels for a complete system are very uncommon as they are almost impossible to reach. It is a good practice to agree on the maximum frequency of unavailability. We can see the unavailability in minutes, number of events per year. Suppose unavailability remains for one component 0 to 5 minutes and it happened less than or equal to 35 number of events per year. And in any other case, unavailability time duration can be 5 to 10 minutes and the number of events can be less than or equal to 10 per year. There are different situations depicted in this table. However, mean time between failure and mean time to repair. We need to know these two parameters first for the calculation of the unavailability. Mean time between failures means the average time that passes between failures. ये एक्चुअली वो टाइम है जिस दौरान कोई कंपोनेंट या सिस्टम जो है वो हमें अवेलेबल होता है, यानी वो वर्किंग सिचुएशन में होता है। एंड मीन टाइम टू रिपेयर, इट मीन्स द टाइम इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। देखिए इस डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ से जहाँ मैं कर्सर रख रही हूँ, जहाँ MTBF लिखा हुआ है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर 2 है, दरमियान में MTTR यानी मीन टाइम टू रिपेयर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट और सिस्टम शो कर रहा है। ये इस दौरान मीन टाइम बिटवीन फेलियर था, ठीक है, यानी सिस्टम या कंपोनेंट जो भी इन यूज है वो अवेलेबल था। यहाँ फेलियर आया, फेलियर की वजह से अनअवेलेबिलिटी हुई, जिस दौरान जितना अरसा वो सिस्टम या कंपोनेंट अनअवेलेबल रहा वो टाइम पीरियड मीन टाइम टू रिपेयर कहलाया। इस दौरान हमने क्या किया, उस सिस्टम को रिपेयर किया और जब वो फिक्स हो गया रिपेयर या अनअवेलेबिलिटी इशू, तो हमारा नेक्स्ट मीन टाइम बिटवीन फेलियर टाइम स्टार्ट हो गया। सही, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Some components have higher mean time between failures than others. कुछ हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व किया और उनका मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स इन आवर्स नोटिस किया। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नहीं किया कि ये कौन सा सिस्टम था, किस कैपेसिटी की हार्ड डिस्क या पावर सप्लाई या फैन या रैम या नेटवर्क स्विच था। ठीक, एक जेनरिक एग्जाम्पल पैटर्न आपके सामने शो किया है कि कुछ कंपोनेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया और जिसमें से हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, फैन, इथरनेट, नेटवर्क स्विच और रैम थे। हार्ड डिस्क का देखें मीन टाइम बिटवीन फेलियर आवर्स में कितना आया, 750,000। सही, इसी तरह से वो पावर सप्लाई का 1 लाख आवर्स आया, फैन का भी 1 लाख आवर्स आया,
ईथरनेट नेटवर्क स्विच का 3,50,000 आवर्स आया, रैम का 10 लाख आया। सही। अब मीन टाइम टू रिपेयर जो है वो हमने कम से कम रखना है, यानी जिस दौरान हमारा सिस्टम अनअवेलेबल है और उसको हमने रिपेयर करना है उस अरसे में, वो हमने कम रखना है, यानी सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी टाइम कम से कम रखना है। वो किस तरह से कम रखने के लिए हमें क्या मैयर्स पहले से लेके रखने चाहिए? हमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए इन सर्विसेज को देखना चाहिए कि हम बैकअप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या सप्लायर के साथ इस तरह की पॉइंट्स को नोटिस में ले आना चाहिए कि इतने अरसे के बाद हम रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड किया करेंगे, या जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी है वो रिवाइज की जाएगी। ठीक है। कुछ स्पेयर पार्ट्स को उस साइट पे मौजूद रखा जाए ताकि कम से कम अनअवेलेबिलिटी टाइम रहे, यानी रिपेयर टाइम कम से कम इस्तेमाल हो। ऑटोमेटेड रिडंडेंसी और फेल ओवर सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है। फिर कुछ स्टेप्स हम देखेंगे कि जो हमने मीन टाइम टू रिपेयर है उसको किस तरह से किन किन पॉइंट्स के जरिए हमने बेसिक ऑब्जर्व किए हैं आज तक के अपने सिस्टम्स में, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो मेन पॉइंट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये वो जेनेरिक पॉइंट्स हैं जो हमें फेस करना पड़ सकते हैं। हम क्या करें कि जी, एक तो हमारे पास अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए कि जैसे ही सिस्टम में कोई खराबी आने लगे, कोई नोटिफिकेशन, कोई पॉपअप मैसेज, कोई अलार्म बिफोर फेलियर, चाहे वो फ्यू सेकंड्स पहले आए या चंद मिनट्स पहले आए, वो आना चाहिए हमारे सिस्टम पे। हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, ठीक है, कि वो बता दीजिए कि आपका सिस्टम क्रैश होने लगा है, या ये कंपोनेंट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है, तो आप उसी दौरान मैयर्स कुछ ले सकें, नेसेसरी मैयर्स। बहुत छोटा सा एक सिंपल सा काम है, जैसे अगर आपको आपका सिस्टम पे बैटरी जो है वो लो होने लग जाती है, तो आपको एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए पहले कि आप लैपटॉप अगर इस्तेमाल कर रही हैं, चार्जिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही हैं, कोई नैप नोटबुक इस्तेमाल कर रही हैं, कोई चार्जिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो आपको पॉपअप मैसेज चंद मिनट पहले या चंद सेकंड्स पहले दे दे कि डेटा एटलीस्ट ज़रूर आप सेव कर सकें, कंट्रोल एस की दबा सकें। ठीक है। इसी तरह से जाहिर है, जब बड़ा कंपोनेंट है, हार्ड डिस्क है या रैम है, तो अगर वो फेलियर की तरफ जा रही है तो आपका सारा डाटा क्रैश कर सकता है, तो उसका प्रोटेक्टिव मेजर होना चाहिए। वो आपको नोटिफिकेशन चंद सेकंड्स पहले दे, या कोई अलार्म दे, कोई भी इस तरह का प्रोसेस हमें डिफाइन करना चाहिए जिससे कम से कम नुकसान हो सके। ठीक है, बचत ज्यादा हो सके। उसके तरीकाकार क्या है कि जी कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं? नोटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट, प्रोसेसिंग द अलार्म, फाइंडिंग द रूट काज ऑफ द एरर, लुकिंग अप रिपेयर इंफॉर्मेशन। अगर कोई बैड सेक्टर आ गया सपोज किसी हार्ड डिस्क में, तो वो आपको मैसेज दे देता है या अलार्म दे देता है कि जी ये पॉइंट है जो रीड नहीं हो पा रहा, ये सेक्टर है जो रीड नहीं कर पा रहा। तो आप देखें कि आपके सिस्टम में किस वजह से वो बैड सेक्टर आया। ठीक है। गेटिंग स्पेयर कंपोनेंट फ्रॉम स्टोरेज, क्यों? देखें, अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं किसी ऑफिस को एज ए मैन्युफैक्चरर, तो या किसी डेटा सेंटर में प्रोवाइड करती हैं, तो उनके पास वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट की कॉपी होनी चाहिए जो उसी सेटअप से मिलती जुलती हो, उसके वर्जन्स का और उसकी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स कम से कम आए, आपको नई परचेज करने के लिए मार्केट सर्वे और फिर सारा कुछ ना करना पड़े। इन टाइम आप एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखें उस कंपोनेंट की, ताकि आप जल्दी से उसको रिप्लेस कर सकें, मिनिमम टाइम लगे रिपेयर का। हैविंग टेक्नीशियन कम टू द डाटा सेंटर विद द स्पेयर कंपोनेंट। ठीक है। आपके पास इस तरह के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए जो उन जगहों पे जहाँ जाके फौरी से उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर सके, यानी महारत रखता हो। ये ना हो कि आप किसी बगैर स्किल के शख्स से इस तरह के काम करवाने की कोशिश करें जो स्किल्ड पर्सन ने जल्दी कर लेना था, और बगैर स्किल के जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, हो सकता है वो कुछ और
कंपोनेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करने का सबब बन जाए। फिजिकली रिपेयरिंग द फॉल्ट, रीस्टार्टिंग एंड टेस्टिंग द कंपोनेंट, यानी कि जब आपने रिपेयर भी कर लिया है तो उसको रीस्टार्ट करें और चेक करें कंपोनेंट को कि वो सही काम कर रहा है। ये ना हो कि आप बस कहें जी कि ठीक हो गया और टेक्नीशियन जो है वो दुरुस्त करके अपनी तरफ से और चला जाए बगैर टेस्टिंग किए। एज ए क्लाइंट भी या एज ए मैन्युफैक्चरर भी आपको हमेशा उस कंपोनेंट की टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए बिफोर डिलीवरिंग टू क्लाइंट और टू अ यूज़र, कि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ओके, यहाँ देखते हैं अब हम कि अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। हमने अभी MTBF और MTTR को देखा। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं इस अवेलेबिलिटी के फॉर्मूले की कैलकुलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए, ताकि आप देख सकें कि अवेलेबिलिटी कैलकुलेट हमने परसेंटेज में कैसे की। कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, सपोज पावर सप्लाई है, इसका MTBF आवर्स में 100,000 है और MTTR इन आवर्स 8 है। अवेलेबिलिटी 0.9999200 है। परसेंटेज अवेलेबिलिटी जो है उसकी 99.99200 है। अब ये किस तरह से आई, हमने ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया, इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, कि आपको कैलकुलेट करनी पड़े किसी भी कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी तो आप कर सकें। यहाँ पे सिर्फ टेबल को देख के ही आपने कुछ याद करने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है, वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी के फैक्टर को देखते हैं। देखें, अब हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है और हमारे पास अवेलेबिलिटी और की वैल्यूज यानी MTBF की वैल्यूज और MTTR की वैल्यूज भी अवेलेबल हैं। ये जो सबसे पहले पावर सप्लाई आ रहा है इसको करके देखते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर खोला है, आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये देख लें MTBF की 1 लाख वैल्यू है। ठीक, एंटर करते हैं कैलकुलेटर पे वैल्यू और इसको डिवाइड किससे करना है, MTBF प्लस MTTR से। ठीक, तो ये हम करके देख लेते हैं इसको। सही, ये हमने इसको 8 प्लस कर लिया जो MTTR इन आवर्स वैल्यू है। अब जब हम इसको परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबिलिटी की विदाउट परसेंटेज वैल्यू भी डिपिक्ट हो रही है और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि आप चाहें तो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास MTBF हो और MTTR हो तो आप किसी भी कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज कैलकुलेट भी कर सकते हैं और MTBF या MTTR में से भी किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी हैं। ये हमेशा यही वैल्यूज नहीं रहेंगी, ये कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए गए जिनमें देखा कि जी जब पावर सप्लाई इतने घंटे अवेलेबल रही या इतने घंटे अवेलेबल नहीं रही, फेलियर आया तो क्या अवेलेबिलिटी रेशो थी। इसी तरह से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की जैसे CPU, मेमोरी, सिस्टम बोर्ड, फैन और NIC वगैरह की देखी गई। अब हमारे पास इसका कोई बेहतर सोल्यूशन भी होना चाहिए। सीरियल कंपोनेंट्स, ये देखें, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पावर सप्लाई, फैन, सिस्टम बोर्ड, मेमोरी, CPU, NIC वगैरह, ये देखें यहाँ पे डायग्राम में इनकी सीरियल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है। वन डिफेक्ट लीड्स टू डाउन टाइम, यानी अगर एक कंपोनेंट भी फेलियर का शिकार होता है तो डाउन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर ओवरऑल देखना है अवेलेबिलिटी टाइम तो किस तरह से देखेंगे, सिस्टम की अवेलेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स की हमने आपस में अवेलेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है तो पूरे सिस्टम की ये अवेलेबिलिटी रेशो आ गई। ठीक है, कैलकुलेटर पे करके भी देखें आप। अब इसका बेहतर तरीकाकार क्या है कि हमारे पास कम से कम डाउन टाइम हो, हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट्स हो। ठीक है, अगर पैरेलल कंपोनेंट्स हो तो फेलियर
चांस ऑफ फेलियर तो हमेशा रहता है। फिर कैसे अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करें, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला यहाँ डिफाइन कर लिया है। ए अवेलेबिलिटी को नॉमिनेट कर रहा है, सॉरी, ए जो है वो अवेलेबिलिटी के लिए एब्रीविएट करके एक वर्ड लिया गया है। अब 1 - 1 - A1 और इसकी पावर n ली गई है, ठीक है। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये भी हमने अवेलेबिलिटी कैलकुलेट की, ठीक है, ये हमने वैल्यूज यहाँ रख दी। अब उसको कैलकुलेट करके देखें तो ये आपके पास 99.99% रिजल्ट आ जाता है। इन चीजों को आपने खुद कैलकुलेट करके भी देखना है, ठीक है। बुक को जरूर पढ़ें, बुक में एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करें, आपको कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से और भी अच्छे से समझ आएगा। ऑलमोस्ट 20% फेलियर्स टेक्नोलॉजी इश्यूज की वजह से फेस करने पड़ते हैं हमें। इन 2015 it was observed that 80% of outages impacting mission critical services is caused by people and process issues. कुछ एग्जाम्पल्स अनअवेलेबिलिटी की या टेक्नोलॉजी एरर्स की क्या है कि हो सकता है किसी ट्रेंड स्टाफ से कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे कोई मेंटेनेंस किसी गलत डिस्क की कर दे, जिस डिस्क की करनी थी उसकी नहीं की, किसी और की डिस्क की बाय मिस्टेक कर दी, कोई स्विच कर दिया रिपेयर करते हुए केबल या कंपोनेंट या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी कंपोनेंट था उसकी जगह कोई दूसरा कंपोनेंट लगा दिया, ठीक है, रॉन्ग कंपोनेंट लगा दिया, या एक कंपोनेंट को रिपेयर करना था तो दूसरे को रिपेयर कर दिया, इसी तरह से स्वैप कर दिया किसी और डिस्क के साथ। कुछ फाइल्स कोई एक्सीडेंटली फाइल्स या फोल्डर्स रिमूव या डिलीट भी हो सकती हैं, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। कोई एक्सीडेंटली डेटाबेस की एंट्रीज किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से रिमूव हो गई, डिलीट हो गई। एक्सीडेंटली तो कुछ भी हो सकता है ना, उसने सपोज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ट्रेन स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है, उसने सपोज रो नंबर 4 डिलीट करनी थी, बट बाय चांस बाय मिस्टेक उससे रो नंबर 5 डिलीट हो गई, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स ह्यूमन एरर्स की कैटेगरीज में आते हैं, यानी इंसानों से मिस्टेक्स बहुत सारी हो जाती हैं बाय चांस। ज़रूरी नहीं है कि वो सोच समझ के ये कर रहे हो, गलती से कुछ चीज़ें डिलीट हो गई, रिप्लेस हो गई, कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर बग्स कैन बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इस तरह के बग्स आ सकते हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता उस टाइम पे, लेकिन उन बग्स को रिमूव करना और मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर की जो है वो कॉस्टली होती है काफ़ी, और टेक्निकल भी होती है, ठीक है। जितना सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होगा उतना उसकी मेंटेनेंस, और उसमें अगर कोई बाय चांस एरर आ जाता है तो उसको एरर फ्री बनाना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स भी होगा, टाइम भी कंज्यूम करेगा और कॉस्ट भी इवेंचुअली कंज्यूम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बग्स कैन स्टॉप एन एंटायर सिस्टम। इसी तरह से जो आप अपने सिस्टम पे MS ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपके किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई इशू आ गया है तो आपका पूरा सिस्टम का वो जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी, पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना बंद कर देगा। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम सब अपने सिस्टम्स पे इस्तेमाल करते ही करते हैं, ये जो आप लोगों के अगर विंडोज़ बेस्ड सिस्टम्स हैं तो इन पर विंडोज़ हुई होगी, अगर कोई एप्पल बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है तो iOS जो है वो उसका प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो ये प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये भी सॉफ्टवेयर्स होती हैं। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपने पढ़ी हुई हैं बहुत इनिशियल इंट्रोडक्शन टू IT में। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी किस्म का बग आ जाता है तो
आपका सारा सिस्टम करप्ट भी हो सकता है। कुछ माइनर एरर्स होते हैं जो थोड़े बहुत अरसा आपको प्रॉब्लम्स कुछ चीज़ों में करते हैं, और बाकी आप कुछ वक्त के लिए इस तरह से चला सकते हैं कि आप अपने डेटा का बैकअप ले लें, सेव कर लें। और कुछ इतने सीवियर बग्स होते हैं जो रन टाइम पे आपकी उस करंट एक्टिविटीज़ को जो भी चल रही होती हैं उन्हीं को स्टॉप करके वहीं पे पूरा नेटवर्क फेलियर का बायस भी बन जाते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी हमारे पास टाइप्स ऑफ अनअवेलेबिलिटीज़ हैं, सोर्सेज हैं अनअवेलेबिलिटीज़ के। प्लान मेंटेनेंस अगर नहीं है तो वो एक वजह बन सकती है किसी भी सिस्टम के फेलियर की। इट मीन्स कि हमें प्लान मेंटेनेंस करनी चाहिए। समटाइम्स नीडेड टू परफॉर्म सिस्टम्स मैनेजमेंट टास्क। क्यों चाहिए होती है प्लान मेंटेनेंस? ताकि आप स्मूथली उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें जो आप अपने सिस्टम पे कर रहे होते हैं। जैसे आपने रेगुलर बैकअप्स लेने हैं, ठीक है, आप जो भी सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में चेंजेस आपको वक्त के साथ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत के साथ साथ चाहिए, उनको मेंटेन करते रहें और करते रहें, तो आपका प्लान मेंटेनेंस चलता रहेगा, प्रॉब्लम कम आएगा। कुछ अरसे के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मेंटेनेंस कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई डाउन टाइम ऑब्ज़र्व हो जाए तो वहाँ पर सिस्टम ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, ज़्यादा सीवियर इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि सिस्टम्स मैनेजर्स कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इंट्रोड्यूस हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी और कौन कौन से हो सकते हैं। फिजिकल डिफेक्ट्स, हर कंपोनेंट ने कभी ना कभी एक्सपायर भी हो जाना होता है, यानी जो जितने वक्त के लिए वो चल सकता है वो उसकी टाइम लिमिट पूरी हो जाती है। तो फिजिकल डिफेक्ट यानी कंपोनेंट के अंदर फिजिकली कोई डिफेक्ट आ गया तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो उस टाइम पे अनअवेलेबल हो गया उस एक कंपोनेंट में फॉल्ट की वजह से। बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इस स्लाइड पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। जैसे कोई डिस्क ड्राइव जो भी आप इस्तेमाल कर रहे थे उसमें कोई मसला आ गया, जो आपकी टेप्स हैं जिन पे जो टेप ड्राइव्स हैं वो बहुत सेंसिटिव जो है होती हैं सतह, उस पे कोई हल्का सा स्क्रैच आ गया, कोई भी डस्ट की वजह से भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर आपने प्रॉपरली उनको डस्ट ऑफ नहीं किया, उनकी क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखा, तो कंपोनेंट्स जो हैं हमारे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए प्लान्ड मेंटेनेंस जो है वो हर कंपोनेंट या हर सिस्टम के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कुछ नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि केबल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और उनको आप बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ले कर जाते हैं और मिसयूज़ करते हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसको आपने बहुत जेंटली उसको यूज़ करना होता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत रफ़ वे में यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब होती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में जो अवेलेबिलिटी इश्यूज हैं वो बाथ टब कर्व को भी ऑब्जर्व करते हैं। बाथ टब कर्व क्या फॉलो कर रहा है? मोस्टली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जब एक नया कंपोनेंट आता है तो ये चांस ज़्यादा होता है कि वो काम नहीं कर रहा होगा। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको अनपैक करते हैं, फर्स्ट टाइम जब वो बिल्कुल न्यू हैं, अब उनको अनपैक करते हैं तो वो काम नहीं कर रहे होते, चलते नहीं। दिस इज़ कॉल्ड अ DOA कंपोनेंट, डेड ऑन अराइवल, यानी आपको कंपोनेंट मिला ही डेड सिचुएशन में है, वो एक्टिव नहीं है। और कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो महीनों सही चलते रहते हैं, आप
आपने सपोज एक टाइम पीरियड सेट किया कि आप फर्स्ट मंथ देखेंगे कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो फर्स्ट मंथ पूरा गुजर गया लेकिन उसमें एक भी दफ़ा किसी किस्म का कोई इशू आपने फील उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं किया, then it is likely that it will continue working without failure until the end of its technical life cycle. This is the other end of the bathtub. The chance of the failure rises suddenly at the end of the life cycle of a component. Environmental issues भी सोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह बन सकते हैं। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, पावर सप्लाई में कोई इशू हो गया, कोई कूलिंग या हीटिंग इश्यूज जनरेट हो गए हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक्स या आग लग गई तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी की वजह बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो कम्प्लेक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बाज़ औक़ात बहुत सारे इश्यूज़ का रीज़न बन जाता है। इस तरह की सिचुएशन में बेहतर होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हैंडल करना मुश्किल है और प्लान मेंटेनेंस नहीं है तो उससे बेहतर है कि कोई एक्सपेयर सिस्टम इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एक ही वक्त में एक ही सिस्टम पर एग्जीक्यूट ना किए जाएं। थोड़ा सा लोड जो है वो बैलेंस कर लिया जाए मुख्तलिफ सिस्टम्स पे। Now we are going to start the topic availability patterns. First of all, we will see single point of failure in a component that is a part of the infrastructure which we are using. Actually, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो वो पूरे सिस्टम को खराब करने या फेलियर की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज दे पोज अ लार्ज रिस्क टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। We just need to know what is shared and if the risk of sharing is acceptable or not. ठीक है, देखें अब मसला क्या है कि बहुत सारी ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि रेड redundant array of independent disks that can be used to handle the failure of a single disk, eliminating disk as a single point of failure. For example, हमारे पास एक सिस्टम के अंदर हम एक डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज डिस्क, स्टोरेज सिस्टम के अंदर उसमें किसी एक डिस्क में एक सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक रेड हैं तो वो हैंडल कर लेता है एक सिंगल डिस्क के फेलियर को और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तक ले जाने से, यानी एंटायर सिस्टम के डाउन टाइम को अवॉइड कर लेता है इस तरह की टेक्नोलॉजीज की मदद से। अब जहां पर हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वहां हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। ठीक है, to eliminate single point of failures, a combination of redundancy, failover, and fallback can be used. Next, we see what these 3 points are. As the name depicts, redundancy is the duplication of critical components. Redundancy का मीनिंग ही उर्दू में डुप्लीकेशन होता है, यानी कोई भी चीज एक से ज्यादा बार आ रही है। टू अवॉइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, हम क्या कर रहे हैं कि एग्जांपल्स ले लेते हैं जी कि रिडंडेंसी किस तरह से आ रही है। सपोज हम इसको फैक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए। कैसे कि हम एक से ज्यादा केबल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज जहन में रखनी है कि जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और हमने पहले बात की है कि शेयर्ड रिसोर्सेज, अब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसमें बैक वक्त दो इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही होती हैं?
या अगर दो इंटरनेट कनेक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी बैकबोन भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई बहुत रिच ऑर्गेनाइजेशन है तो वो दो कनेक्शंस इस्तेमाल भी कर रही है एक वक्त में अपने फेलियर पॉइंट से अवॉइड करने के लिए, तब भी उनके पास ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी बैकबोन से भी वो दो डिफरेंट कनेक्शंस ही हों। मे बी वो सिंगल कनेक्शन पॉइंट शेयर कर रहे हो आपको दो सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए, दो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, दो कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम के फेलियर को बचा सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी केबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डुअल नेटवर्किंग इंटरफेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक में फेलियर आ गया तो दूसरे पे कुछ वक्त के लिए लोड जरूर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट सारा सिस्टम डैमेज या फेलियर की तरफ नहीं जाता, काम करता रहता है, यूजर का काम चल रहा है। अ सिंगल कंपोनेंट हैविंग टू पावर सप्लाईज, यानी आपने एक से ज्यादा पावर सप्लाईज इस्तेमाल करें, अगर एक फेल हो गई है तो दूसरी उसको टेक ओवर कर लेती है, और जाहिर है जब तक आप मुरम्मत करेंगे वो काम कर रही है, या आप उसको कुछ वक्त के लिए जो फेल हुई है उसको दुरुस्त करके री इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो वो इंस्टेंट फेलियर की तरफ नहीं लेकर जाएगा, आपका जो भी डेटा इन प्रोसेसिंग है वो वेस्ट नहीं होगा। Failover is the semi-automatic switch over to a standby system or component. ये हो सकता है उसी डेटा सेंटर के अंदर हो, या आपने कोई स्टैंड बाय सिस्टम किसी दूसरे डेटा सेंटर के अंदर रखा हो, ताकि कोई एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रीवियसली एक्टिव सिस्टम की किसी टाइम पे होती है या एकदम से कोई फेलियर आता है तो उसको टेक ओवर किया जा सके। इसकी एग्जांपल्स में विंडोज सर्वर फेल ओवर क्लस्टरिंग है, वर्चुअल मशीन हाई अवेलेबिलिटी है, वीएमवेयर हाई अवेलेबिलिटी जिसे कहते हैं, ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर डेटाबेस है। हमारे वो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं जिन पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी एबनॉर्मल टर्मिनेशन या कोई फेलियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन वो इस तरह का फेलियर जो है वो यूजर तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उसका कोई हमें बैकअप प्लान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है फॉल बैक इज द मैनुअल स्विच ओवर टू एन आइडेंटिकल स्टैंड बाय कंप्यूटर सिस्टम इन अ डिफरेंट लोकेशन सो दैट वी कैन रिकवर फ्रॉम एनी डिजास्टर। इसकी तीन बेसिक टाइप्स, थ्री बेसिक फॉर्म्स हैं फॉल बैक सॉल्यूशंस की: हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट। इनकी डिटेल्स आप बुक से ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका टास्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है इसको। Business continuity. Business continuity is basically tries to find the effective ways to protect from any disaster. Actually, many measures can be taken to provide high availability. लेकिन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटेड अवेलेबिलिटी हर वक्त हर सॉल्यूशन के लिए हमेशा मुमकिन नहीं होती। किसी भी किस्म के डिजास्टर की सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर अनअवेलेबल हो सकता है, थोड़े से वक्त के लिए भी, या कभी कभार लंबे वक्त के अरसे के लिए भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अनअवेलेबल ड्यू टू सम डिजास्टर कैन बी अनअवेलेबल। डिजास्टर्स के इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए दो मेन प्रोसेसेस हैं जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी फॉलो करते हैं। दैट वन आर business continuity management, that can be abbreviated at BCM, and disaster recovery planning, that can be abbreviated as DRP। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट पर सिर्फ आईटी पर मुश्तमिल नहीं होती, इसमें वो बिजनेस प्रोसेसेस भी इंक्लूड्स हैं जो डिजास्टर सिचुएशंस के दौरान लोगों की और
उन वर्क प्लेसेस की मैनेजमेंट को डील करते हैं जो उस डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। जो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग है उसमें कुछ इस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं उसके तहत, जो उस डिजास्टर के दौरान आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अल्टरनेटिव लोकेशन पे अकोमोडेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आईटी डिजास्टर इररिपेयरेबल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। हो सकता है कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गया डेटा सेंटर में जिसकी वजह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सपोज फ्लड, ठीक है। तो वो जो लोकेशन है जहाँ पे डेटा सेंटर में डिवाइसेस हैं वो सारी उस फ्लड की वजह से तबाह हो गई हैं। अब इस तरह अगर आप गौर करें तो डिजास्टर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और कुछ मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स वो हैं जो अ, हम उनको जितना भी प्लान कर लें लेकिन उनको इस तरह से रिकवर करना मुमकिन नहीं होता और ना ही उनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा कोई प्रिडिक्टेबल होती है। हम प्रिडिक्शन ज़रूर करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस प्रिडिक्शन के मुताबिक भी हो। कुदरत की तरफ से होती हैं, फ्लड्स हैं, ह्यूरिकेन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं। इसी तरह से जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं वो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से हो जाते हैं, जैसे बायोटेररिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं जो एक्सप्लोड कर गए हैं। तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के अंडर हमने इन चीज़ों को भी कैटर करना होता है।